नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में हम आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और खास करके यूनियन बजट जो आने वाला है उसमें रेलवे सेक्टर को लेके गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या नए कदम उठाए जाएंगे ये भी चीज आप जानेंगे। प्लस आईआरएफसी अब अपने रेलवे सेक्टर के ऊपर ना फोकस करते हुए उसके अलावा अपने जो पोर्टफोलियो है, अपना जो वर्किंग प्रोग्रेस है, इसे डाइवर्सिफाई कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में भी काम कर रही है, जो कि आईआरएफसी के लिए काफी अच्छी न्यूज है। क्योंकि अभी तक इसे यही कहा जाता है कि ये कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंसोलिडेशन प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इस कंपनी को टैक्स लायबिलिटी के बाहर रखा गया है। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स और बिफोर प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स दोनों ही एक ही रहता है। तो ये सब चीजों को भी जानते हुए, कंपनी की अच्छी पॉजिटिविटी को जानते हुए भी मार्केट में ये कहा जाता है कि इस कंपनी का 90% से ज्यादा फोकस रेलवे सेक्टर पे भी है। इसका अलग से कोई क्लाइंट नहीं है, रेलवे की कंपनीज ही इसकी क्लाइंट है। अब इन चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में आईआरएफसी ने झारखंड के बिलासपुर में एक कोल माइन को 3160 करोड़ का एक तरीके से बिड लगाया। और ये बिड इसका एनटीपीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि झारखंड विद्युत बिजली निगम इनके साथ कोलैब करके ये काम करेंगे। इसको इन्होंने 3160 करोड़ का फंड प्रोवाइड कराया। तो यहां से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि अब कंपनी धीरे धीरे माइनिंग सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर या अदर से कोई भी सेक्टर होगा, उसमें भी कंपनी अपना जो लोन बुक है वहां पे विस्तार करते जाएगी। और इसका यही मतलब है कि लोन बुक जो इनका है, अगर रेलवे सेक्टर के अलावा अदर सेक्टर में भी विस्तार होगा तो वहां से भी इंटरेस्ट मार्जिन इनकम कमाने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। और इससे कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रही है। इसी के साथ साथ जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यह भी जानना जरूरी है कि आईआरएफसी एक तरीके की एनबीएफसी कंपनी है जो कि फंड प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कंपनी का कोई लोन एनपीए हो जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स की तरफ जाता है या वो डूब जाता है, तो इसकी गारंटी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लोन की गारंटी लेती है, इसीलिए इस कंपनी के अंदर एनपीए होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं आईआरएफसी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात, जहां पे इसके जो आज का शेयर प्राइस का आप मोमेंट देखेंगे कि 140 रुपए से लेके 150 के बीच में ही काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। जबकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला होता है और उस पर अगर पॉजिटिविटी देखी जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। यहां क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की न्यूज आई, उसके बाद से आज जो हमारा मार्केट है काफी ज्यादा टूटा है। हालांकि उनके प्रेसिडेंट बनने के न्यूज की वजह से नहीं टूटा, उनके तरफ से लिए गए कुछ कदम और कुछ ग्रीन एनर्जी पे लिया हुआ उनका जो स्टैंडर्ड है, और खास करके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज बढ़ाने का जो एक डर है, इसके वजह से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट दिख रही है। यहाँ पे बात करते हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने के बाद भी शेयर प्राइस में अच्छी मूवमेंट क्यों नहीं दिखी। क्योंकि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा भी नहीं आया और बहुत खराब भी नहीं आया। वो एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, मतलब जो क्वार्टर 2 में रिजल्ट आया था उसी के आसपास का रिजल्ट है, और पिछले साल के हिसाब से थोड़ी ग्रोथ जरूर है। लेकिन ये आईआरएफसी के लिए एक अच्छी बात है कि इस तरीके से गिरावट वाली मार्केट में, और खास करके यूनियन बजट के आने वाले समय में, अगर आईआरएफसी का क्वार्टर रिजल्ट 3 जो कि खराब आ जाता तो ये शेयर के लिए काफी अच्छा बात नहीं होता। क्योंकि इस गिरावट वाली मार्केट में आईआरएफसी ने 126 रुपए तक का लो लगा चुका था, अभी इस वक्त ये 142 रुपए पे है। और 52 वीक का अगर आप हाई देखें तो 230 रुपए अपने ऑल टाइम हाई पे गया था। लेकिन यहाँ पे अभी जो शेयर 142 रुपए पे है, यहाँ पे जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो क्वार्टर 3 का इनका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 2% से ऊपर बढ़ के आया, जो कि काफी अच्छा नहीं है। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में जितना इनको 1599 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट में इनका 1631 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो मतलब 2% बढ़ करके आया है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें, जो टोटल रेवेन्यू है वो पहले 5741 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार बढ़ करके 6736 करोड़ के आसपास आया है। तो रेवेन्यू बढ़ा है और जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 2% बढ़ा है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.10% का जो एक्सपेंस रेशियो वो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, कंपनी के खर्च में कटौती हुई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, और इसी की वजह से जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये थोड़ा सा बढ़ करके आया है, जितना इनका एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है। मतलब अगर हम पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये एकदम इक्वल है, ना कोई बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर है, लेकिन एट द एंड में जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा आपके मार्च में, तब इसको अगर हम पूरे साल ईयर ऑन ईयर पे देखें तो हो सकता है जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो काफी अच्छा निकल के आए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आने वाला जो यूनियन बजट है उसमें रेलवे सेक्टर के लिए क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं।
पिछला अगर 2024 का बजट का जानते होंगे तो वहां पे रेलवे बजट के लिए 2,45,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया था, जो कि पिछले कितने भी बजट्स थे उससे कई गुना ज्यादा था। और रेलवे पे यही फोकस इन जैसे आईआरएफसी, आरवीएनएल और अलग जितने भी रेलवे के शेयर्स हैं इनको एक नया बॉटम बना करके दिया था। अब यहाँ पे जो रेलवे का नया यूनियन बजट में कैपेक्स हो सकता है वो माना जा रहा है कि इस बार 2,75,000 करोड़ से ज्यादा का या ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का मिल सकता है। तीन नहीं भी तो 2,75,000 करोड़ इतना तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 10% बढ़ाएंगे इस बार के रेलवे बजट को। अगर हम 2,45,000 करोड़ जो कि 2024 का रेलवे बजट था वहां देखें, 90% से ज्यादा का अमाउंट यूटिलाइज किया जा चुका है, जिसमें कि वंदे भारत, नमो भारत और जितने भी नए सेमी स्पीड वाले ट्रेन चलाए गए हैं और जो गति शक्ति है जिसपे देश के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस है और इससे जुड़े हुए जो शेयर्स हैं, इससे जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आईआरएफसी ही करने वाला है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की इंटेंशन देखें तो अगले 5 से 10 साल के लिए रेलवे सेक्टर में एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है। रेलवे के हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब से स्टार्ट होना चालू हो गया है। मतलब 2025 से लेकर अगले 5 साल का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट अभी से ही बना के चलना चाहती है, जिसके वजह से ना तो बजट की कोई दिक्कत हो, ना ही एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे का अगला 5 से 10 साल का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ग्रोथ का हो सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आज के 2024 और 25 के यूनियन बजट में अगर गवर्नमेंट 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास तक का अगर रेलवे बजट दे रही है तो अगले आने वाले 5 साल में इसे 5 से 7 लाख करोड़ तक का होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और 2035 तक अगले 10 साल में रेलवे का बजट अगर 10 लाख करोड़ का हो सकता है, बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि रेलवे को आने वाले समय में हो सकता है कि बुलेट ट्रेन के साथ भी मर्ज किया जा सके। बुलेट ट्रेन का 2026 के स्टार्टिंग फेज में एक ट्रायल रन जरूर चालू हो जाएगा, जहां पे रेलवे सेक्टर्स के जितने भी शेयर है इसमें बहुत अच्छा पीक देखने को मिल सकता है। हालांकि 2025 में जिस तरीके से मार्केट में गिरावट चल रही है, मार्केट एक तरीके का कंसोलिडेट फेज जोन में जरूर फंसा हुआ है, लेकिन 2025 का जो ये स्ट्रेंथ है इस पे जो कोई इसमें सर्वाइव कर गया तो 2026-27 मार्केट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर वो एक साल रिटर्न नहीं दे तो वो अगले साल पीछे के एक साल का रिटर्न एक साथ दे देता है। इस वक्त जो इंडिया का जीडीपी है थोड़ा सा दबाव में चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा हाई है। और इंडियन रुपीस की बात करें एज कंपेयर टू डॉलर तो वहां पे 86 रुपीस तक का। और जो हम ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके और जो एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है, इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो बिजनेस वॉर चल रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए 2025 का जो साल है ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। और ऐसी वॉलेटिलिटी हमने मार्केट के इंडेक्स में भी देखा है। आप मार्केट के ग्राफ को भी देखेंगे तो आज का जो ग्राफ है इसमें मार्केट ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 100 पॉइंट का 4 बार अप एंड डाउन्स लगाया। मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि एक दिन के अंदर ही 100 से 200 पॉइंट का जो उठाव और गिराव है, मतलब मार्केट अपने सेम पेस पे है लेकिन उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है। इस वक्त ट्रेडर्स को काफी दूर रहना चाहिए इससे, और खास करके जिनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है, जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, उनके लिए मार्केट काफी अच्छा है, काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे शेयर ला रहा है। नए अपडेट्स में ये भी बता दूं कि इस साल हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो कि इस साल के एंड में आईआरएफसी का जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेलिंग, ये भी गवर्नमेंट द्वारा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इस कंपनी की प्रमोटर है। 86% से ज्यादा का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईआरएफसी के अंदर है, जहां पे सेबी का ये रूल कहता है कि 75% से ज्यादा किसी भी प्रमोटर का, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या पब्लिक सेक्टर से हो, ये उनका 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन्हें 10% जो शेयर्स हैं इन्हें आने वाले समय में ओएफएस के थ्रू मार्केट में सेल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ओएफएस जब आएगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे प्राइस रेंज में ही अपना ओएफएस लेके आएगी। जब शेयर का प्राइस 180, 190 या ऑलमोस्ट 200 के आसपास होगा तभी गवर्नमेंट ओएफएस लाने का चांस देख सकती है, क्योंकि वहां पे वो ऊपर के जो लेवल्स हैं वहां पे निकलने का और एग्जिट करने का सोचेगी। तो ये तो रहा आईआरएफसी से जुड़ा हुआ एक क्विक अपडेट और बजट के रिगार्डिंग जो भी इसके एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और Q3 का जो रिजल्ट है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ेस आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों।